हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं अकाउंटेंसी में जो भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। साथ में आपको आंसर भी मिलेगा, तो बिल्कुल भी आप इस वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो, पहला प्रश्न है कि साझेदारी सल्लेख के भाव में लागू होने वाले नियमों का वर्णन कीजिए। तो गाइस आप लिखोगे कि साझेदारी सल्लेख, पहले आपको हेडिंग डालनी है, फिर आप लिखोगे कि साझेदारी सल्लेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार कुछ नियम लागू होते हैं, जैसे कि लाभ हानि का समान रूप से विभाजन, पूंजी पर ब्याज का अभाव और साझेदारों को वेतन या पारिश्रमिक ना मिलना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि साझेदारी सल्लेख के भाव में लागू होने वाले नियमों का वर्णन कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि साझेदारी सल्लेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, लाभ हानि का विभाजन। हेडिंग डालकर आप लिखोगे कि साझेदार लाभ या हानि को समान रूप से साझा करने के हकदार होते हैं, चाहे उन्होंने कितनी भी पूंजी निवेश की हो। पूंजी पर ब्याज। हेडिंग डालकर आप लिखोगे कि साझेदारों को अपनी पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। और वेतन या पारिश्रमिक। हेडिंग डालकर आप लिखोगे कि फर्म के लिए किए गए किसी भी अतिरिक्त कार्य के लिए किसी भी साझेदार को वेतन या कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा भी यही गया था। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो कि आहरण पर ब्याज। आप लिखोगे आहरण पर ब्याज दे नहीं होता। ऋण पर ब्याज में आप लिखोगे यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उसे 6% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो आहरण पर ब्याज हेडिंग डालोगी तो क्या लिखना है इसमें कि आहरण पर ब्याज दे नहीं होता है। और ऋण पर ब्याज जब हेडिंग डालोगी तो उसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट आप लिखोगे कि साझेदारों के अधिकारों, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों की रूपरेखा, साझेदारी की विशेषताओं के संचालन में भागीदारी और कंपनी के सभी अभिलेखों तक पहुंच प्रत्येक साझेदार का अधिकार है। विवाद समाधान में आप लिखोगे कि साझेदारों के बीच विवाद के समाधान की प्रक्रिया साझेदारी सल्लेख का क्या लिखना है आपको कि साझेदारी के बीच विवाद के समाधान की प्रक्रिया साझेदारी सल्लेख का भाग नहीं हो सकती है। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि साझेदारी सल्लेख में उल्लेखित 4 बिंदुओं को समझाइए। आप लिखोगे साझेदारी सल्लेख, इसके बाद आप लिखोगे कि साझेदारी सल्लेख में व्यवसाय के संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया जाता है, जिनमें से 4 मुख्य बिंदु हैं। कौन कौन से हैं? साझेदार के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व, लाभ हानि का विभाजन, और नेक्स्ट आप लिखोगे कि पूंजी पर ब्याज और साझेदार का वेतन यानी कमीशन। ठीक है, पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर इस तरह से लिखना है। अब गाइस यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके आगे आप क्या लिखोगे। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको हेडिंग डालनी है साझेदारी सल्लेख। हेडिंग डालने के बाद आपको इसका आंसर लिखना स्टार्ट करना है कि साझेदारी सल्लेख में व्यवसाय के संचालन से। अब इसके आगे देखिए आप लिखोगे यहाँ इन 4 बिंदुओं को विस्तार से समझाया गया है। फर्स्ट, साझेदारी के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व में आप लिखोगे कि सल्लेख में प्रत्येक साझेदार के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है, जिससे किसी भी विवाद की संभावना कम हो जाती है। और इसके बाद आप लिखोगे लाभ हानि का विभाजन। हेडिंग डालकर इसमें आपको लिखना है कि सल्लेख में यह भी बताया जाता है कि लाभ और हानि को साझेदारों के बीच किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। ठीक है, तो आपको हेडिंग क्या डालनी है कि यहाँ इन 4 बिंदुओं को विस्तार से समझाया गया है। साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व। हेडिंग डालकर इसमें आपको क्या लिखना है कि सल्लेख में प्रत्येक साझेदार के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है।
पूंजी पर ब्याज हेडिंग डालकर आप लिखोगे कि सल्लेख में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज मिलेगा या नहीं, और यदि मिलता है तो किस दर से। साझेदार का वेतन कमीशन। सल्लेख में यह भी तय किया जा सकता है कि साझेदारों को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए वेतन या कमीशन दिया जाएगा, और ये दिया जाएगा तो कितने राशि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन उद्देश्यों का वर्णन करें जिनके लिए कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का प्रयोग कर सकती है। आप लिखोगे एक कंपनी की पूंजी में बड़ी संख्या में व्यक्तियों का योगदान होता है जिन्हें अंशधारकों के रूप में जाना जाता है। ये अंशधारक कंपनी के अंश जारी किए जाते हैं। इस तरह के लेन देन का लेखा जोखा विशेष होता है और इसमें अंश पूंजी खाता शामिल होता है। ठीक है, तो पहले आपको वैसे यहाँ पर इस तरह से लिखना है। इसके आगे आपको क्या लिखना है तो चलिए गाइस उसको भी हम देख लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है कि उन उद्देश्यों का वर्णन करें जिनके लिए कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का प्रयोग कर सकती है। इसके बाद आप लिखोगे कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रीमियम राशि को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में डाला जाता है। कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते की राशि पर प्राप्त होने वाला लाभ है। ठीक है, तो कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते की राशि पर प्राप्त होने वाला लाभ है। इस तरह से आपको लिखना है। अब इसके आगे आपको क्या लिखना है चलिए गाइस उसको भी देख लेते हैं। इसके आगे आप लिखोगे कि कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम सदस्यों को बोनस अंश निर्गत कराना, कंपनी संबंधी प्रारंभिक व्ययों को अभिलिखित कराना, ऋण पत्रों और अंशों पर व्यय या कटौती को अभिलिखित कराना, ऋण पत्रों और पूर्वाधिकार अंशों के भुगतान प्रीमियम का प्रबंधन कराना। ठीक है, तो पहले आपने जो देखा उस तरह से आंसर लिखोगे, उसके बाद थोड़ा और आपने देखा, उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है। अब नेक्स्ट आप लिखोगे कि प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है। फर्स्ट, अपने स्वयं के शेयरों की पुनर्खरीद के लिए, कंपनी के प्रारंभिक खर्चों को बट्टे खाते में डालने के लिए, प्रतिभूतियों का डिवेंचर के निर्गम पर व्यय कमीशन छूट को बट्टे खाते में डालने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रविवरण के उद्देश्य बताइए। कोई 4 उद्देश्य आपको बताने हैं तो आप लिखोगे कि प्रविवरण के जरिए कंपनी अपने निवेशकों को कंपनी के बारे में जानकारी देती है। प्रविवरण के जरिए कंपनी का मकसद है कि निवेशकों को कंपनी के कारोबार, वित्तीय स्थिति और भविष्य की उम्मीदों के बारे में बताना। प्रविवरण के जरिए कंपनी जनता से पूंजी जुटाती है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि प्रविवरण के जरिए जो कंपनी है वो जनता से पूंजी जुटाती है। तो इसके उद्देश्य क्या है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो पहले यहाँ पर आपने देख लिया है कि प्रविवरण है क्या। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है आप हेडिंग डालोगे प्रविवरण के उद्देश्य। इसमें आप लिखोगे कि निवेशकों को कंपनी के कारोबार, वित्तीय स्थिति, पूंजी की संरचना, भविष्य की उम्मीदों और प्रबंधन के बारे में जानकारी देना। जनता को कंपनी के बारे में पूरी जानकारी देना इसका उद्देश्य है। और नेक्स्ट यहाँ पर आप लिखोगे कि जनता को अंश खरीदने के लिए आमंत्रित करना। तो प्रविवरण के यहाँ पर कितने उद्देश्य आपसे 4 उद्देश्य पूछे गए हैं, तो उन 4 उद्देश्यों को यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद थोड़ा और आपको लिखना है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2 के मुताबिक प्रविवरण का मतलब है कोई भी ऐसा दस्तावेज जिसमें प्रविवरण नोटिस, गस्ती पत्र, विज्ञापन या अन्य दस्तावेज शामिल हो। प्रतिभूतियों के निर्गमन का प्रस्ताव करने वाली कंपनी रेड हेरिंग प्रविवरण की जारी कर सकती है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि रेड हेरिंग प्रविवरण में प्रतिभूतियों की कीमत या मात्रा के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। क्लियर, तो प्रविवरण के उद्देश्य बताइए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रोकड़ के स्रोत एवं प्रयोग की मदों को लिखिए। आप लिखोगे कि रोकड़ प्रवाह विवरण
ऋण भुगतान की समय सारणी एवं स्थायी संपत्तियों के प्रतिस्थापन की योजना बनाने में सहायता प्रदान करता है। और इसके बाद आप लिखोगे कि रोकड़ प्रत्येक वित्तीय निर्णयों का केंद्र होता है। इसके बाद आप लिखोगे इसका उपयोग उद्यम के भविष्य की विनियोग करने या वित्तीय योजनाओं को बनाने के आधार के रूप में किया जाता है। तो रोकड़ के स्रोत एवं प्रयोग की मदों को लिखिए। तो क्या लिखोगे? रोकड़ प्रवाह विवरण ऋण भुगतान की समय सारणी एवं स्थायी संपत्तियों के प्रतिस्थापन की योजना बनाने में सहायता प्रदान करता है। रोकड़ प्रत्येक वित्तीय निर्णयों का केंद्र होता है और इसका उपयोग उद्यम के भविष्य की। इसके आगे देखिए आप लिखोगे CFS के मुख्य घटक 3 क्षेत्रों से नकदी हैं: परिचालन गतिविधियां, निवेश गतिविधियां और वित्त पोषण गतिविधियां। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि नकदी प्रवाह की गणना करने के 2 तरीके प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि है। तो पहले जो यहाँ पर गाइस आपको आंसर दिया गया था उस तरह से आपको लिखना है। एंड इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि CFS के मुख्य घटक 3 क्षेत्रों से नकदी है: परिचालन गतिविधियां, निवेश गतिविधियां और वित्त पोषण गतिविधियां। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कंपनी की किन्हीं 4 विशेषताओं या फिर लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो चलिए गाइस देख लेते हैं इसका आंसर। आप लिखोगे कि कंपनी की अलग अलग विशेषताएं होती हैं जिनमें एक निकाय, कॉर्पोरेट, शाश्वत उत्तराधिकार, सीमित देयता, सामान्य मोहर और बहुत कुछ शामिल है। आइए इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करें। अलग अलग देशों में कंपनी की अलग अलग परिभाषाएं हैं। अब चलिए गाइस इसके आगे इसका आंसर क्या हो जाएगा उसको देख लेते हैं। और गाइस अगर आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो लेखा शास्त्र के पेपर में तो बिल्कुल भी आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि पूरी बुक से जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है। तो बिल्कुल भी आप इस वीडियो को स्किप ना करें। आप लिखोगे कंपनी एक कानूनी इकाई है जो व्यक्तियों को एक समूह द्वारा लाभ कमाने या विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के इरादे से व्यापार या व्यापार में संलग्न होने के लिए बनाई जाती है। कंपनियां अलग अलग कानूनी संस्थाओं के रूप में मौजूद होती है, जिसका अर्थ है कि वे उन लोगों से अलग होती है जो उनके मालिक हैं या उनका प्रबंधन करते हैं। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है। इसके आगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो चलिए गाइस उस पर भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या लिखना है? कंपनी कानूनी इकाई है जो व्यक्तियों के एक समूह द्वारा लाभ कमाने या विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के इरादे से व्यापार या व्यापार संलग्न होने के लिए बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि साझेदार की मृत्यु की दशा में उसके उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साझेदार की मृत्यु की दशा में, चलिए आंसर देख लीजिए। आप लिखोगे कि साझेदार की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना करते समय साझेदार की पूंजी खाते में जमा राशि, लाभ में हिस्सा, पूंजी पर ब्याज, आहरण और आहरण पर ब्याज, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि और ख्याति में वृद्धि, कमी जैसे कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो किस किस पर ध्यान रखना चाहिए आई होप आपने याद कर लिया होगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे कि साझेदार की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकार को देय राशि की गणना करते समय साझेदार की पूंजी खाते में जमा राशि, लाभ में हिस्सा, पूंजी पर ब्याज, आहरण और आहरण पर ब्याज, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि। चलिए आगे आप लिखोगे साझेदार का पूंजी खाता, हेडिंग डालोगे। इसमें आपको लिखना है कि मृतक साझेदार के पूंजी खाते में जमा राशि को उत्तराधिकारी को देय राशि में शामिल किया जाएगा। साझेदार की मृत्यु तक के लाभ में उसके हिस्से को भी पूंजी खाते में जोड़ा जाएगा। और फिर आप लिखोगे कि साझेदारी विलेख में निर्धारित दर से पूंजी पर ब्याज को भी पूंजी खाते में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर आपको फिर इस तरह से लिखना है, साझेदारी का पूंजी खाता हेडिंग डालकर यहाँ पर जो नीचे आपको लाइनें दी गई हैं इस तरह से वहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख कर आओगे। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन के आगे आपको यहाँ पर क्या लिखना है
इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखोगे कि आहरण और आहरण पर ब्याज। इसमें आपको लिखना है कि मृतक साझेदार द्वारा किए गए आहरण और, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए कि पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि। इसमें आप लिखोगे फर्म की संपत्ति और देनदारियों के पुनर्मूल्यांकन पर हुए लाभ हानि को मृतक साझेदार के पूंजी खाते में उसके लाभ हानि अनुपात में जोड़ा घटाया जाएगा। ख्यात में वृद्धि या कमी में आप लिखोगे फर्म के ख्यात के मूल्य में वृद्धि कमी में मृतक साझेदार के हिस्से को भी पूंजी खाते में जोड़ा या घटाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है कि साझेदारों को लाभ की गारंटी को समझाइए। आप लिखोगे कि साझेदारों को लाभ की गारंटी का मतलब है कि किसी साझेदार को व्यवसाय से कम एक निश्चित राशि का लाभ मिलना सुनिश्चित करना। यह गारंटी साझेदारी समझौते के तहत दी जाती है। क्लियर? तो साझेदार को लाभ की गारंटी को समझाइए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका मतलब क्या है वो समझना है कि किसी साझेदार को व्यवसाय से कम एक निश्चित राशि का लाभ मिलना सुनिश्चित। अब इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे यह गारंटी साझेदार को वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता देती है। यह गारंटी साझेदार को व्यवसाय से एक निश्चित राशि का लाभ मिलने की गारंटी देती है। यह गारंटी साझेदार को व्यवसाय में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है और यह गारंटी साझेदार को व्यवसाय में निरंतर भागीदारी के लिए भी प्रोत्साहित करती है। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि यह गारंटी साझेदार को व्यवसाय से न्यूनतम राशि कमाने की गारंटी देती है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको ये पॉइंट वहाँ पर लिख कर आने हैं। थोड़ा और भी देख लीजिए, आप लिखोगे साझेदार को लाभ की गारंटी साझेदारी समझौते के तहत दी जाती है। यह गारंटी साझेदार को व्यवसाय से न्यूनतम राशि कमाने की गारंटी देती है। यह गारंटी साझेदार को वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता देती है। इसको यहाँ पर आप देख भी चुके हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण में क्या अंतर है। आप लिखोगे रोकड़ प्रवाह विवरण किसी कंपनी की नकदी के आने जाने को दर्शाता है, जबकि कोष प्रवाह विवरण किसी कंपनी के कोषों में बदलाव को दर्शाता है। ठीक है, और क्वेश्चन में भी क्या आस्क किया गया है, क्वेश्चन में आस्क किया गया है कि रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह में क्या अंतर है। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि रोकड़ प्रवाह विवरण में आप लिखोगे यह किसी कंपनी के नकदी के आने जाने को रिकॉर्ड करता है। यह परिचालन गतिविधियों से नकदी के बनने को दिखाता है। यह ऋण चुकाने की समय सारणी और स्थायी संपत्तियों को बदलने की योजना बनाने में मदद करता है। यह वित्तीय निर्णय लेने के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप हेडिंग क्या डालोगे, रोकड़ प्रवाह विवरण हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के आंसर में इस तरह से 2-4 लाइनें पहले लिखनी है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आगे आप क्या लिखोगे चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब आप हेडिंग डालोगे कोष प्रवाह विवरण। इसमें आप लिखोगे ये किसी कंपनी के कोषों में बदलाव को दर्शाता है। यह किसी कंपनी के कोषों में बदलाव की राशि और इसके कारणों का विश्लेषण करता है। यह किसी कंपनी की कार्यशील पूंजी को दर्शाता है। यह कंपनी के अंदर और बाहर नकदी के आवागमन को रिकॉर्ड करता है। और नेक्स्ट यहाँ पर आप लिखोगे कि यह कंपनी की वित्तीय स्थिति का व्यापक दृश्य देता है। कोष प्रवाह विवरण। ठीक है, इसके आगे यहाँ पर देख लीजिए आप, अगला क्वेश्चन है कि साझेदारी के पूंजी खाते से क्या आशय है। तो साझेदारी के पूंजी खाते से क्या आशय है, आप लिखोगे साझेदारी के पूंजी खाते से आशय है साझेदारी व्यवसाय में प्रत्येक साझेदार द्वारा निवेशित पूंजी और उसके द्वारा व्यवसाय से संबंधित लाभ हानि आहरण ब्याज आदि से जुड़े सभी लेन देनों को दर्शाने वाला एक खाता। ठीक है, तो साझेदार के पूंजी खाते से क्या आशय है, तो पहले साझेदार के पूंजी खाते से आशय आप हेडिंग डालोगी। उसके बाद आपको ये 4 लाइनें इसमें लिखनी है कि साझेदार के पूंजी खाते से आशय है। इसके बाद आप लिखोगे यह गारंटी साझेदार को वित्तीय सुरक्षा स्थिरता देती है और यह गारंटी साझेदार को व्यवसाय से एक निश्चित राशि का
लाभ मिलने की गारंटी देती है। इसके बाद यह गारंटी साझेदार को व्यवसाय में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और गाइस इस क्वेश्चन का आंसर हम देख भी चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि साझेदारों के पूंजी खाते से क्या आशय है। कई बार इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख चुके हैं, यहाँ पर दोबारा से देख लीजिए। और इसके बाद पूंजी खाते का महत्व क्या है, इसमें आप लिखोगे पूंजी खाते साझेदारों के व्यवसाय में निवेश और उनकी हिस्सेदारी को स्पष्ट करते हैं। यह लाभ और हानि के वितरण में भी मदद करता है, क्योंकि लाभ या हानि को साझेदारों के पूंजी खाते में उनके लाभ हानि अनुपात के अनुसार वितरित किया जाता है। इसके बाद आप लिखोगे पूंजी खाते व्यवसाय की परिसमापन या किसी साझेदार के बाहर निकलने की स्थिति में साझेदारों के बीच बकाया राशि का निर्धारण करने में भी मदद करते हैं, ठीक है। तो पूंजी खाते का महत्व यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे और उसमें आपको इस तरह से यहाँ पर लिख कर आना है। पूछा गया कि साझेदारी के पूंजी खाते से क्या आशय है। तो साझेदार की पूंजी खाता से क्या आशय है, इसको पहले यहाँ पर आपने देख लिया। इसके बाद पूंजी खाते का महत्व क्या है, इसको देख लिया। पूंजी खाते के प्रकार को भी यहाँ पर देख लीजिए। आप लिखोगे कि स्थिर पूंजी विधि, इस विधि में साझेदार के पूंजी खाते में केवल पूंजी में परिवर्तन ही दर्ज किए जाते हैं, जबकि अन्य लेन देन जैसे आहरण, ब्याज, लाभ, हानि, अन्य लेन देन एक अलग चालू खाते में दर्ज किए जाते हैं। इसके बाद आप लिखोगे उतार चढ़ाव पूंजी विधि। इस विधि में सभी लेन देन यानी निवेश, आहरण, ब्याज, लाभ, हानि, सभी लेन देन को पूंजी खाते में ही दर्ज किया जाता है। उतार चढ़ाव पूंजी विधि में इस तरह से, और स्थिर पूंजी विधि में एक अलग चालू खाते में दर्ज किए जाते हैं और इसमें पूंजी खाते में ही दर्ज किया जाता है। तो इस तरह से पूंजी खाते के प्रकार, पूंजी खाते का महत्व क्या है और साझेदार पूंजी खाते से क्या आशय है, इसका जो आंसर है यहाँ पर आपने देख लिया। इसके आगे आप लिखोगे साझेदार के पूंजी खाते का रखरखाव। इसमें आपको लिखना है साझेदार के पूंजी खाते को साझेदारी समझौते के अनुसार बनाए रखा जाता है। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि साझेदारों के पूंजी खाते में सभी लेन देनों को क्रमबद्ध तरीके से दर्ज किया जाता है। साझेदारों के पूंजी खाते की शेष राशि को बैलेंस शीट में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो हेडिंग क्या डालोगे, साझेदार के पूंजी खाते का रखरखाव। साझेदार पूंजी खाते से आशय क्या है, पूंजी खाते का महत्व क्या है, पूंजी खाते के प्रकार क्या है, यहाँ पर आपने देख लिए। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पर गाइस देखिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि साझेदार की मृत्यु की दशा में उसके उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।